बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि 3 जर्नलों ने एक बड़ा सख्त हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के एक साबिक फौजी आमर, जाहिर है कि वो जो अखीरला फौजी आमर जनरल परवेज मुशर्रफ, उसको जनाब आज उसकी जो सजाए मौत का फैसला था जो कि सेठ वकार की अदालत ने दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया बहाल। अच्छा, अब उस फैसले के नतीजे में जो है वो जाहिर है कि कोई अमल दरामद ऐसा हो नहीं सकता। अमल दरामद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। वैसे सेठ वकार का जो एक फैसले का एक हिस्सा था वो ये था कि जनाब अगर परवेज मुशर्रफ जो है वो मर जाए तो ओदी लाश नूं घसीटदे होया तुसीं डी चौक च लिया के फांसी देनी है। यानी ये उन्होंने जनरल क्रॉमवेल होते थे एक बरतानिया की तारीख के अंदर, उस भाई ने जो है वो तख्ता उल्टा था उस वक्त बादशाह का, और बाद में फिर पार्लियामेंट ने उसको ये सजा दी और वो मर चुकिया सी, और उसकी जो ढांचा था निकाल कर उसको हैंग किया गया था बाकायदा तौर पे, यानी एक इबरत का निशान बनाने के लिए या एक अलामती तौर पे किया गया। उसके बाद से दोबारा कभी जो है बरतानिया के अंदर फिर मार्शल्ला मुर्शल्ला या कोई जनाब होंदा है ना कि अस्सी दी मंदी ताड़ी गल वाला, वो वाला काम नहीं होया। फिर जो ऑर्डर आया इलेक्टेड गवर्नमेंट का भाई उन एज इट इज इंप्लीमेंट किया गया। वो ऑर्डर ठीक था, वो गलत था, वो बहस तलब बातें, वो अलग बात है, मगर जो फिर सिविल सुपरमेसी जो है वहां पर कायम हुई वो आज तक कायम है। ये जनरल क्रॉमवेल जो था इसका एक बुजुर्ग था, उसका नाम भी क्रॉमवेल था। वो हेनरी 8 के दौर में उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह लो, उसका चीफ सेक्रेटरी कह लो, उसका क्या कहते हैं एडवाइजर कह लो, वो होता था। और उसने वहां पर बादशाह के खिलाफ जो है वो कुछ कार्रवाइयां पाइयां और बादशाह ने उसका सर कलम करवा दिया था। तो नस्ल दर नस्ल भाई नो सिलसिला चलिया जेड़ा कि आगे फिर जनरल क्रॉमवेल की जब अलामती तौर पर उसके कॉप्स को यानी उसकी बाकियत को लटकाया गया तो काम रुक गया। खैर ये तफसील मैं एमी आपको बता रहा था। असल बात जो है वो ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ, पहले फौजी आमर करार पाए हैं जिनको सजाए मौत का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। यानी थल्यों हुक्म होया, उत्तर दिगर भाइन उत्ते उन बरकरार रखा गया। दरम्यान में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब उफ साबिक अड्डा मैनेजर ट्रक वाले जो थे उन्होंने उसको किया, क्या कहते हैं, ख़त्म किया था फैसले को, लेकिन फिर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको भी बहाल कर दिया। अच्छा, अब इसका जो सेठ वकार साहब थे उनका ये फैसला कि जनाब इनकी लाश को लाकर घसीट कर वहां पर लटकाया जाए, ये मिनोरिटी फैसला था, क्योंकि तीन रुकनी बेंच था और 2 जजों ने ये उनको सजाए मौत देने का हुक्म दिया था। लेकिन इस जुमले के साथ, इस बात के साथ कि जनाब ये किया जाए, इसके साथ 2 जजों ने इतफाक नहीं किया। ठीक है, 3 जज सर, तीनों मुत्तफिक थे सजाए मौत देनी चाहिए। 2 ने कहा सजाए मौत दे, तीसरे ने अगली हद पार कर दी कि जब मार भी जाए तां भी लिया के लटका दो, तो उससे 2 ने इतफाक नहीं किया था। लिहाजा परवेज मुशर्रफ साहब की अब लाश को कुछ नहीं हो सकता, वो वहीं पर रहेगी। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब की जितनी भी एजाजात थे, अभी जब तफसीली फैसला आएगा तो ये उसमें पता चलेगा, क्योंकि जब कोई बंदा हाई ट्रीजन का मुजरम करार पाता है तो उसकी सारा कुछ जब्त हो जाता पाए। माजी की रवायत यही है, उदी जदाद जब्त, उदी पेंशन जब्त, उसके जितने एजाजात हैं वो सारे जब्त। और परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो तो खैर अपनी जिंदगी में जदादा जदूदा काफी सारी वेच वूझ गए। मैं चक शहजाद वाला जिक्र फार्म हाउस उन्होंने को है। मुझे तो इतना मालूम है कि परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आए थे जब, तो वो याद कीजिए जब वो क्या कहा था आसिफ जरदारी साहब ने लाड़काना में खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ को मुखातब करते थे कि बिल्ला वापस आ गया दूध पीने, अब इसको जाने ना देना, इसको पकड़ लो।
आसिफ जरदारी साहब ने ये वहां से खिताब करते हुए कहा था। चूंकि कुछ चीजों के बारे में मैं जाती तौर पर जानता हूं तो वो मैं आपको दूध दली कहानी डाल देना, बड़ी मजेदार कहानी है। वो मामला ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब चूंकि जाहिर है पहले यानी जर्नैल थे और फिर आर्मी चीफ बने और फिर जाहिर है कि उनके पास बेतहाशा इख्तियारात थे, तो उस हिसाब से जो भी उनको कमर्शियल फायदे हुए वो एक शेड्यूल के मुताबिक चीजें जो आर्मी में चलती हैं उसी के मुताबिक हुए होंगे। मैं ये नहीं बहस करता कि उन्होंने अपने लिए कोई बढ़ के कुछ मुफादात हासिल कर लिए होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर इन्होंने ऐसा कुछ किया था। हाँ, ये हरकत एक और साहब ने की थी, उसकी भी कहानी दसना वो भाई साहब ने की कीता सी, लेकिन उस वो भी उन्होंने इजाजत लेके किया था। बहरहाल परवेज मुशर्रफ साहब का के 2 प्लाट थे सर, मैं वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन 2 प्लाट थे लाहौर के अंदर। एक फेज 6 में था, वो 32 मरले का प्लाट था, और एक था फेज 5 में, डीएचए फेज 5 में, वो था सर 8 मरले का। अच्छा, अब ये दोनों प्लाट जो हैं इनका सौदा हो रहा था, और जाहिर है कि ये जब सौदा होता है तो उसके बाद ये एक रिक्वायरमेंट है कि जनाब आप सामने बैठेंगे, डीएचए वाला के ये रूल्स है कि आप सामने बैठेंगे, बेचने वाला खरीदने वाला सामने बैठ के सैन अंगूठे करेंगे तो भाजी बस ठीक है, जो जितने का भी बिके ये आपका मसला है। तो जो साहब ये सारा काम कर रहे थे वो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने तब मुझे बताया था ये बात कि जनाब ये जो 50 करोड़ रुपए की डील है एक प्लाट की, ए हुण जेड़ा ना एक प्लाट की 50 करोड़ की डील ये जो है वो यानी आज से जब ये वापस आए थे, अब अंदाजा लगाए ना कितना अरसा पुरानी बात, 2013-14 में 13 के इलेक्शन से पहले मेरा ख्याल ये वापस आए थे, तो उस वक्त की बात है। ये इस बात को अब 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो उस वक्त ये 50 करोड़ रुपए में 8 मरले का एक प्लाट बिक रहा था सर, 50 करोड़ रुपए में। 32 मरले वाला कितना बिका ए नहीं जी मैंने पता था, ठीक है। वो एक बैंक ने खरीद लिया, और बैंक ने बल्कि ज्यादा पैसे दे के खरीदिया कि जरा तल्लकात बन जाए ना, समझो ना चीफ साहब की शायद सी। तो वो बिल्ला जो है ना सर, वो ऐसे दूध दे लालच आया सी, रोला पाया इलेक्शन लड़ूंगा, ये है वो है। ये फवाद चौधरी साहब उस वक्त ये इनकी पार्टी में चले गए थे, आपको याद होगा कि जनाब परवेज मुशर्रफ आ गया तो छा गया ठा करके, और मैं जनाब पता नहीं कौन सी मुस्लिम लीग इन्होंने को बना ली थी एक, तो उसमें ये इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कोई गिलगित बल्तिस्तान वाला शायद कोई एरिया भी सिलेक्ट किया था, वहां से इलेक्शन लड़ना था, कागजात नामजदगी इनके मुस्तरद हो गए थे। तो ये सर मामला है जिसके लिए वो आए थे, और जरदारी साहब को पता था। जरदारी साहब को एक्चुअली पता होता है कि इदी कुड़कुड़ कितने थे आंडे कितने ने, लिहाजा जरदारी साहब ने कहा कि बिल्ला दूध पीने वापस आया, अब इसको वापस नहीं जाने देना, फड़ ला। अच्छा, अब ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ एडा भोला सी कि जरदारी दे कहने दे भाई ने उन्हें इस अजाब को गले पा लिया। ये बाकायदा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अज खुद नोटिस लेकर इस केस को शुरू किया था कि हमारा 3 नवंबर 2007 का फैसला उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे आप, और उन्होंने फिर तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। फिर उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल कियानी साहब, उनसे पूछकर मेरे जरा ये बताते हैं ये केस को शुरू किया गया कि जनाब ये इफ्तिखार चौधरी गले पे आ गया, या इन्हों समझा लो तो या असी फिर बना देना। उनके जी बना दे, कोई गल नहीं। कियानी साहब ने जाना था, कियानी साहब को फर्क ही नहीं सी पैंदा, एक्सटेंशन भाएं लै चुके सन, अगली लभनी कोई नहीं सी, लिहाजा उन्हें कहा बना लो। मियाँ साहब ने बनाता बेंच, उस सर इंप्लीमेंट शुरू कराता, वो शायद मियाँ साहब के गले पई। अब आप ये ज़हन में रखिएगा कि जिसने परवेज मुशर्रफ साहब ने मियां नवाज शरीफ को इक्तदार से निकाला और मियां नवाज शरीफ के लिए क्या कहते हैं वो जिंदगी के साह औखे करते, वैसे मियां साहब पाकिस्तान से बाहर भी चले गए थे मुआहदा करके, तो वो परवेज मुशर्रफ साहब जो है ना डेथ के बाद भी सर उसी पाकिस्तान से जहां पर उनका नाम लेते हुए ऊंची आवाज में बोलना गुनाह समझा जाता था, उस पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने उनको सजाए मौत का हुक्म दे दिया सर, ठीक है। अब जाहिर है कि वो हुक्म इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के दूसरे फौजी जर्नैल हैं जिनके लगाए हुए इमरजेंसी के मामले को गैर आईनी करार दिया गया है, लेकिन पहला आर्मी चीफ है या पहला जो है वो फौजी आमर है जिसको सजाए मौत का हुक्म हुआ। इससे पहले एक हुआ था याह्या खान को,
वो आसमा जिलानी केस उसको कहा जाता है। उसमें सरदार जस्टिस यकूब अली खान साहब जो जस्टिस रमदे के सुसर हैं, उन्होंने वो फैसला दिया था। उस वक्त आर्टिकल 6 नाम की चीज जो है वो आइन में नहीं होती थी, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जनाब कोई इंजदा आर्टिकल आइन जो पाओ कि जेड़ा भी कोई आइन तोड़े मार्शल लावे उन सजाए मौत होवे। तो फिर वो ये कहा जाता है कि उनकी रिकमेंडेशन पर ही भुट्टो साहब ने आर्टिकल 6 जो है वो आइन के अंदर रखा था। जस्टिस यकूब अली खान की कब्र को अगर आप वहां पे जाके विजिट करेंगे तो उनका जो कतबा है उसके ऊपर उनका फैसला छपा हुआ है। उन्होंने पूरे का पूरा फैसला वहां पर वसीयत करके लिखवाया था। वो बंदे का बड़ा डेयरिंग फैसला था, लेकिन जाहिर है कि वो फैसला भी तब आया जबकि जनरल याहिया खान इक्तदार में नहीं रहे थे, और यह फैसला भी तब आया जबकि परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार में थे और हूं तो खैर दुनिया ची नहीं है। ठीक है, तो ये है मामला। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना ये मार्शल लगाने की और ए वाली करवटा मतलब ढिड च वाटे उठते रहने ने। मैं आपको उसी एक वाटे की कहानी सुनाने लगा हूं। ये कहानी जो है ये इसके रावी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़ब्ते तहरीर में लाने वाली शख्सियत जो है वो सेल वड़ाई साहब हैं, जो पाकिस्तान के बड़े मरूफ साफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। सेल वड़ाई साहब का ये कालम है और उस कालम में उन्होंने ये लिखा है कि जनाब जो एक शख्सियत थे रहील शरीफ साहब, वो जनरल रहील शरीफ साहब, ठीक है, आर्मी चीफ थे। खैर वो कहते हैं कि जनाब ऑर्डर कर दिया आर्मी चीफ ने कि जनाब आप मार्शल लगा दें। तो 3 मेजर जनरल थे, वो भागते हुए गए आर्मी चीफ के पास और उनकी बड़ी मिन्नत समाजत की और उससे कहा कि सर हजूर जान दो की हो गए, और फिर उनको मनाने में वो कामयाब हो गए कि हजूर ऑर्डर वापस ले लो। वो कहते हैं 111 ब्रिगेड को भी ऑर्डर कर दिया था, तो एक को जो गया होगा वो 111 ब्रिगेड का ही मैं इंचार्ज होगा, इसीलिए तो फौज मूव नहीं की थी। मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये वाकया कब का है, लेकिन एग्जैक्ट कोई चीजें जो है मुझ तक नहीं पहुंच सकी, लिहाजा मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये वही दौर होगा जब एक्सटेंशन ने आंदी ख्वाहिशां ही सब ना पाइंदियां तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कोई एक्सटेंशन नहीं की, तो फिर मियां साहब को पैगाम दिया गया कि भाजी एक्सटेंशन नहीं की तो इस्तीफा दे दो, घर चले जाओ। ठीक है, और मियां साहब ने कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, चलो निकलो, कोई इस्तीफा इस्तूफा नहीं, तो जो करना है कर लो। याद होगा आपको। तो ये मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है कि उसी दौर की बात होगी। ये रहील शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने जो इनको जायदाद मिलनी थी, जो इनका कानूनी तौर पे हक था, उससे कई गुना ज्यादा फाइनेंशियल फायदा हासिल किया, और वो भी नवाज शरीफ साहब ने दिया, कानून पास करके इजाजत देकर कि इन्होंने पता नहीं कितने कोई जनूबी पंजाब में कहीं मरबे मिलने थे, वो उन्होंने लाहौर में लाड़ करा लिए। तो लाहौर की जमीन का रेट भाई जनूबी पंजाब या थल वाले पासे का रेट जमीन आसमान का फर्क होएगा ना। तो इस तरह का मामला भी चला था। ये है वो इशू जो कि आज सेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लेकर आए हैं। लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये नहीं, असल बात ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में जनाब जो सेल वड़ाई साहब उन्होंने लिखा है, उन्हें कहा ये जर्नैल सबसे मुख्तलिफ। अच्छा, अब ये वो बात है जो मैं खाक सर एक मुद्दत से कर रहा हूं आपके सामने, कम अज कम मैं साल से ज्यादा हो गया इस बात को, 1.25 साल से ज्यादा हो गया जो मैं कर रहा हूं। अभी ये आर्मी चीफ नहीं बने थे तब मैंने मालूम किया कि भाई ने जो रुला पे है ये हाफिज साहब कैसे आदमी है। उनका भाजी ये बिल्कुल एंज करके लाइन के ऊपर चलने वाले आदमी, सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना इधर देखना ना उधर देखना, अपना काम करो तो घर जाओ। ना वो तारीफ पसंद करते हैं, ना वो किसी में सियासत के मामला में दखल अंदाजी करते, सुकून डाट काम वाली सीन है, और वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले आदमी, और लालच उनमें जरा नहीं। अच्छा, अब ये वो बातें जो मुझे 1.25 साल पहले किसी ने बताई थी। अब आप ये देख लें कि पीटीआई वाले जितनी मर्जी बकवासियात कर ले, उन्होंने तो आते ना कर दी, लेकिन आज तक वो भी कोई इल्जाम नहीं लगा सके हाफिज साहब के ऊपर लालच से रिलेटेड है जी, नोट बहाल है मामले, तो वो भी कोई इल्जाम तक नहीं लगा सके। ये है उस शख्स की क्रेडिबिलिटी। सेल वड़ाई साहब ने भी कहा कि इनको कई बार ये कहा गया, कई मौके आए, टाइम एंड अगेन कई बार ये कहा गया कि यार सर जी हूं डेडलॉक हो गया तो हूं ना जरा तुसी बस ये ला दे। मतलब 9 मई का वाकया जो उसके बाद कहा गया, ठीक है, उस तो पहले भी 2-3 बारी किया, बाद चो भी 2-3 बारी किया कि सर डेडलॉक आ गया, मार्शल ही हल है फाइनल। तो आगे से
अब शेलवड़ा साहब के मुताबिक ये है, उन्होंने कहा कि दैट इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं करनी, ऐसा सीन नहीं होगा। और इसी तरह हुआ ये कि जब आरफ अलवी ने उनको ये फोन करके बताया कि जी मैंने इमरान खान से बात कर ली है और मैं आपका नोटिफिकेशन कर रहा हूं बतौर आर्मी चीफ के, तो ये आप इमरान खान से बात कर ले। तो उन्होंने कहा सॉरी जनाब, आप सदर पाकिस्तान है, इसलिए तुहाडे नाल गल कर रहे हैं। इमरान खान सियासतदान है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जो सदर है, जो वजीर आजम है, मैं उसके अंडर हूं, उसके साथ काम करूंगा, दैट्स इट। उसका फोन सुनूंगा, उससे बात करूंगा, बाकी किसी ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं जाएगा। तो ये जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ है ना, जनरल आसिम साहब, यार ये मतलब पाकिस्तान के जितने पिछले जर्नैल है ना आर्मी चीफ, उन्होंने तो हटके है, मुख्तलिफ आदमी। और इसी वजह से, यही वो वजह है कि आपको ये जो नजर आती है ना, ये पीटीआई दियां आनियां जानियां ते जनाब उछल कूद ते रोले रप्पे, ये इसी वजह से नजर आते हैं। वरना यार ये पीटीआई को पकड़ना कोई इशू है? होवे इत्थे परवेज मुशर्रफ वर्गा आर्मी चीफ, सर जी ये चीनी कर जान ते मैनूं दसना, बल्कि राइल शरीफ ही हुंदा, इन्हां दी जिहड़ी ने चीवी नहीं सी निकलनी, सब ऐन चुप करके बिल्ली दे बच्चे यार उसे बैठे सन, सिर्फ इसलिए कि हाफिज साहब जो है वो सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेते और वो कहते मेरा काम नहीं। और बिल्कुल ठीक बात है, फौज का कोई काम नहीं सियासत में। लेकिन 9 मई के वाकयात के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, ये मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, और इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जीरो टॉलरेंस लाएं, क्योंकि 9 मई के वाकयात को इग्नोर करने का मतलब यह है कि आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं कम अज कम ऐसे ही समझता हूं, आप पता नहीं कैसा समझते, जैसा भी समझते हैं लिखिएगा जरूर, मगर जरा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले मिलाप।